बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कोकब। तमाम अहले वतन को जश्न आज़ादी मुबारक हो। स्टोरी नेम चांदी की कटोरी। टूटी फूटी ईंटों वाली गली, कतार दर कतार मकानों का सिलसिला, पक्की नालियां जो ऊपर से भी ढकी हुई थीं। बारिश के दिनों में भी ज़्यादा मसला ना होता। इस गली में कोई खसूसियत थी तो ये कि हर घर के सामने शहतूत का एक दरख्त ज़रूर मौजूद था, जहाँ स्कूल आते जाते बच्चे काले जामनी शहतूत चुन चुन कर अपनी ज्योमेट्री और लंच बॉक्स भर लेते। कभी कभार गली सुनसान देखकर कॉलेज की लड़कियां भी मौज में आ जातीं, शहतूत चुनती, बिला वजह खिलखिलाती जातीं। इसी मुनासबत से ये गली शहतूत वाली गली कहलाती थी। इसी गली के ऐन दरमियान में आमने सामने दो घर थे। कुछ साल पहले तक दोनों घरों का अंदरूनी और बैरूनी नक्शा एक सा था। जब अब्दुर्रहमान मरहूम ने अपने दो मकान दोनों बेटों के नाम किए और बढ़ते हुए ख़ानदान के पेश नज़र अब्दुल कदूस सामने वाले घर में मुंतकिल हुए, तो साल भर में घर का अंदरूनी और बैरूनी हाल बदल कर रह गया। टूटे फूटे दरवाजे की जगह ब्राउन गेट, सहन से कमरों तक टाइलें, जदीद स्टाइल का किचन, दीवारों पर वाल ग्राफी। हालांकि यही अब्दुल कदूस थे जो घर में खर्चा देते सौ सौ रोने रोते। ये छुपा खजाना कहाँ से निकला है कोई न जानता था। तब्दीली का ये अमल सिर्फ घर तक महदूद न रहा, बल्कि रवैयों में भी दर आया। चुनाचा बेबे ने अब्दुल गफूर के साथ रहना मंजूर किया, जहाँ पहले ही इनवाओ इकसाम के बच्चों की बहुतात थी। अब्दुल गफूर साहब और किसी मामले में खुद कफील हुए हों या ना हुए हों, औलाद के मामले में ज़रूर थे। और घर वही बरसों पुराना, सबज जंग लगा लोहे का दरवाज़ा चूं चां की आवाज़ से खुलता तो उखड़ी ईंटों वाली नीम तारीख ड्योढ़ी सामने आ जाती। जहाँ बरसात में पानी भरता तो ईंटों का रास्ता बन जाता। इसी कहकशां पर चलकर ड्योढ़ी ख़त्म होती तो सामने सेहन, बरामदा, आगे पीछे 3 कमरे, छोटा सा किचन और ड्योढ़ी के इख्तिताम पर मौजूद गुसल खाना, सब कुछ एकदम सामने आ जाता। प्लस्तर उखड़ी सेलन ज़दा दीवारें, काई जमे पेंदों वाले घड़े, हर कमरे में कई कई नफूस और हर नफ्स की जुबान पर एक ही आवाज़, रिबा कपड़े धुल गए, रिबा अब्बा को खाना दो, अरीबा बेटी दादी को खांसी की दवा दे दी, अरे रिबो ये छोटा क्यों रो रहा है। छोटू का भोंपू और किसी कोने खुदरों से अम्मा की सदाएं, रिबा आज खाना मिलेगा या भूखा ही दुकान पर चला जाऊं। बड़े भैया चिल्लाते, आपा मेरी अच्छी आपा, तख्ती पर पूरने डाल दो। मुन्नी कंधे पर लटक कर तख्ती नाक में घुसा देती। सारे मिलकर आपा के गले पे छुरी फेर दो, इस ईद पर कुर्बानी आपा की कर देना। उसकी खुश नसीबी थी या बदनसीबी कि वो घर की बड़ी बेटी थी, और बड़ी बेटी इस तबके में कोल्हू का बैल समझी जाती है। उससे बड़े सिर्फ भैया थे जो सब पर रोब जुमाना अपना पैदाइशी हक समझते। अरे रिबा ज़रा देखना, तुम्हारे अब्बा गोश्त लाए थे, कहीं थैली बाहर ही तो नहीं पटक गए। उसने असर की नमाज पढ़कर अभी सलाम फेरा ही था कि अम्मा की दुहाई शुरू हो गई। उसका कितना दिल चाहता था कि वो अल्लाह मियाँ से लंबी लंबी दुआएं मांगे। ताया अब्दुल कदूस जैसा घर, अस्फी भैया जैसी गाड़ी, आपी आफिया जैसे कपड़े, और कुछ नहीं कोने वाली फातिमा नसीम जैसा लंबा खूबसूरत मोहब्बत करने वाला शौहर। अल्लाह इतनी सारी दुआओं में से कोई एक दुआ तो कबूल करेगा ही, और उसकी ख्वाहिश थी कि ये कबूल होने वाली दुआ आखिरी हो। मगर अम्मा को उसकी लंबी लंबी दुआएं एक आंख नहीं भाती थी, खामखा बेचैन होने लगती। अरे बस कर, फरिश्ते भी थक गए दुआएं लिखते, उठकर हांडी चढ़ा, रोटी की फिक्र कर, मगरिब के साथ सबको खाना चाहिए। अब भी यही हुआ। उसने झुंझलाकर जाए नमाज लपेटी और किचन में आ गई। अब्बा ने संभाल कर थैली फ्रिज में रखी थी। आपा आज गोश्त पकेगा। छोटू मोटू सहन में नाचने लगे। मैं बड़ी बोटी लूँगा। हाँ आया कहीं का शाहरुख खान। वो फुर्ती से प्याज काटने लगी। गोश्त धोकर कुकर में डाला और अदरक लहसुन छीला कूटा। थोड़ी देर में सारे घर में कुकर की शूं शूं होने लगी। अदरक लहसुन डालकर खूब अच्छी तरह भूनो।
عبدالغفور کے لیے مسالے والی بوٹی نکال لو، بیبے چٹخارا سا لے کر کہتی۔ اس سے پانی والی بوٹی حلق سے نہیں اترتی۔ ہاں، اس کو مسالے والی بوٹی کھلاؤں اور باقیوں کو؟ ریبو 2 آلو ڈال لینا ورنہ پورا نہیں پڑے گا، اماں چمک کر کہتی تو بیبے کو غصہ آ جاتا۔ سارا دن ہڈیاں گھسائے اور 2 بوٹیوں کا حقدار نہیں۔ ریبا کان لپیٹ کر اپنا کام کیے جاتی۔ اس نے آلو بھی ڈالے، شوربہ بھی بنایا اور ابا کے لیے مسالے والی 2-3 بوٹیاں بھی الگ کر کے چولہے کے نیچے گھسا لی۔ گرم مسالہ اور ہرا دھنیا ڈالا تو خوشبو سارے گھر میں پھیل گئی۔ تبھی بیبے اپنے پلنگ سے اتر کر ہولے ہولے چلتی ہوئی کچن میں آئیں۔ بن گیا سالن؟ کہتے کہتے ریبا کے ہاتھ سے ڈوئی لے لی۔ ریبا کا دل چاہا کہ بیبے کے ہاتھ سے ڈوئی چھین لے، انہیں کچھ سخت سنا کر یہاں سے جانے پر مجبور کر دے، لیکن وہ مجبور تھی اپنی مروت بھری طبیعت اور اس محبت کے ہاتھوں جو اسے اپنی بیبے سے تھی۔ لیکن یہ محبت اس محبت سے کہیں کم تھی جو بیبے کو عبدالقدوس سے تھی۔ بیبے کو پتا تھا ریبا انہیں گھور رہی ہے، تاؤ کھا رہی ہے، پھر بھی انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے الماری سے چاندی کی کٹوری نکالی، سالن اس میں ڈالا، پھر تھالی سے ڈھک دیا۔ کوئی اچھی چیز پکے تو دوسروں کا حصہ بھی نکالنا چاہیے، انہوں نے مخصوص جملہ کہا۔ ریبا کا دل چاہا وہ انہیں بتائے کہ جن لوگوں کا حصہ وہ نکالتی ہیں وہ اس سے کہیں اچھا کھاتے ہیں، مگر انہیں کبھی توفیق نہیں ہوئی تھی کہ ان لوگوں یا کم از کم بیبے کا حصہ ہی نکال دیں۔ اسے کٹوری لے کر جانا ہی تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بیبے وہ سب دیکھیں یا سنیں جو وہ دیکھتی یا سنتی تھی۔ وہ یہ کٹوری کسی بچے کے ہاتھ بھی بھجوا سکتی تھی، مگر وہی ہوتا کہ وہ آ کر سب منوعن بیبے سے کہہ جاتا، اور ریبا بیبے کے چہرے پر پھیلی مایوسی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ جا عبدالقدوس کھانا کھا لے گا۔ اس نے طویل سانس لے کر دوپٹہ ٹھیک کیا، کٹوری ہاتھ میں لی۔ روٹی آ کر پکاتی ہوں۔ ایسا ہمیشہ ہی ہوتا تھا، جب بھی اس گھر میں کوئی اچھی چیز پکتی بیبے عبدالقدوس کا حصہ ضرور نکالتی، خواہ انہیں اپنا حصہ کیوں نہ دینا۔ پچھلے ہفتے وہ کھیر لے کر گئی تھی۔ سب گھر والے ایک جگہ بیٹھے تھے، ٹرائفل کا بڑا سا باؤل درمیان میں پڑا تھا۔ اچھا کھیر ہے؟ بیبے تو ناحق زحمت کرتی ہیں، بھلا اب یہ کم دودھ اور زیادہ چاولوں والا ملغوبہ کون کھائے گا؟ نیلم نے آج فروٹ ٹرائفل بنایا ہے، بہت مزے کا ہے، تم کھاؤ گی؟ جی نہیں، شکریہ کے الفاظ ابھی ریبا کے لبوں میں پھڑپڑاتے کہ تائی اگلی بات شروع کر دیتی۔ وہ ہونکوں کی طرح پلیٹ ہاتھ میں لیے ان کی شکلیں دیکھ رہی ہوتی۔ آخر تایا کو مروت نبھانا یاد آتا۔ ہاں ہاں کچن میں رکھ دو، میں بعد میں کھاؤں گا، آخر میری بیبے نے بھجوائی ہے۔ حالانکہ ریبا کو یقین تھا کہ وہ یہ کھیر کبھی نہیں کھائیں گے۔ بیبے کو میرا سلام کہنا۔ گویا اب وہ جا سکتی تھی۔ وہ پلیٹ کچن میں رکھ کر مرے مرے قدموں سے لوٹی۔ عبدالقدوس نے کھا لی؟ بیبے نے اشتیاق سے پوچھا۔ جی مزے سے، اس نے تھوک نگل کر بمشکل کہا تھا۔ بیبے کی بوڑھی آنکھیں چمکنے لگیں، اسے ٹھنڈی ٹھار ٹرائفل یاد آئی۔ کیا بیبے چند چمچے کی حقدار بھی نہ تھی؟ وہ گلی عبور کر کے سامنے والے گھر کے گیٹ پر کھڑی تھی، اور اس سے پچھلے ہفتے جب وہ آلو قیمہ کا سالن لے کر گئی تھی تو سب KFC جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ آج دروازہ احسن نے کھولا۔ ریبا آپی آئی ہیں، کہتا باہر ہی بھاگ گیا۔ وہ اندر آتے ہی چکرا گئی۔ کچن میں خاصا رش تھا، انواع و اقسام کی خوشبوئیں سارے گھر میں چکرا رہی تھیں۔ وہ کچن کے دروازے میں ششدر سی کھڑی تھی، کڑاہی میں مچھلی شوں شوں کر رہی تھی تو توے پر کباب فرائی ہو رہے تھے، مختلف اقسام کے سلاد بن رہے تھے۔ بڑے بڑے پتیلوں میں کیا تھا وہ بنا ڈھکن اٹھائے بتا سکتی تھی، بریانی، کڑاہی گوشت، کوفتے۔ اپنی کم مائگی کے احساس سے ریبا کی آنکھیں بھر آئیں۔ ہاتھ میں وہ کٹوری لرز گئی جس میں شوربے میں 2 بوٹیاں اور چند آلو ڈوبے تھے۔ یہ ان کے گھر کا اچھا کھانا تھا۔ امی یہ لے آئس کریم اور رس ملائی، یہ پیپسی کے 4 لیٹر پیک، اب اگر کچھ منگوانا ہو تو احسن کو بھیجیے گا۔ کیسی ہو ریبا؟ اسپی بھیا نے سامان حفصہ کے ہاتھ میں تھمایا اور بنا اس سے جواب لیے واپس مڑ گئے۔ تائی نے اسے یوں دیکھا جیسے کہتی ہوں، تم پھر آ گئی۔ اس نے جلدی سے کٹوری میز پر رکھ دی۔ بیبے سے کہو خامخواہ زحمت مت کریں، کوئی کھاتا تو ہے نہیں۔ تایا تو تھے نہیں سو انہوں نے آرام سے کہہ دیا۔ وہ بس اسبات میں سر ہلا کر مڑ گئی۔
कंसुइयाँ लेने की आदत है, किसी न किसी बहाने भेज देती हैं। उनकी बुड़बुड़ाहट रिबा ने पूरी तरह सुनी। पता चल गया होगा कि आज मेरे मेके की दावत है। अब इस फकीरों वाले सालन का क्या करना है? रिबा के कदम दानिस्ता आहिस्ता हुए, समातें चुकन्ना हो गईं। किसी फकीर को दे देना या नौकरानी को। ऐसा खाना तो नौकरानी भी न खाए। चांदी की कटोरी पटकी गई। रिबा भागती हुई घर का दरवाज़ा अबूर कर गई। चुपके से आके किचन में पेड़े बनाने लगी। शोरबे वाले गोश्त की खुशबू ने सबकी भूख जगा दी, लेकिन अरीबा की भूख न जाने क्यों मर गई थी। उसके पीछे हल्की सी खटपट हुई। अरीबो, अब्दुल कदूस ने खाना खा लिया? लरजती हुई आवाज़ आई। जी बेबे, बहुत शौक से। उसने रुख बदल लिया। आंसू एक तवातर से गालों पर बहने लगे थे। पता नहीं कैसे सीढ़ियों से फिसल गया। उसकी चीखों ने सारे घर को हिला दिया। सभी खाना खा रहे थे। सनी उनकी बहन का बेटा था, बला का शरारती। अच्छी भली दावत चल रही थी। सबकी तारीफें सुन सुनकर दिल शाद हो रहा था। अगरचा खाना तो लड़कियां भी बना लेती थीं, मगर जो जायका खुद उनके हाथ में था वो बेटियों में न आया। सो शारजा से आए बहन और बहनोई की दावत में उन्होंने ज़्यादा चीज़ें खुद ही बनाईं। इसी शहर में मौजूद अपने दिगर बहन भाइयों को बुलाते हुए उन्हें एक बार भी ख्याल न आया कि सामने वाले घर में भी बुलावा भिजवा दे। जब ये ख्याल अब्दुल कदूस को न आया तो उन्हें क्या ज़रूरत थी? सनी मॉडल टाउन वाली बहन का सबसे छोटा लड़का था। मुझे तो लगता है टखना उतर गया है। बच्चे की चीखों से यही लग रहा था। असफी ने जल्दी से गाड़ी निकाली। बहन की तसल्ली के लिए वो भी साथ बैठ गई। डॉक्टर के पास ले जाने और ट्रीटमेंट में खासी रात हो गई। असफी, हमें तो अब घर ही उतार दो, बहन ने कहा तो उन्हें मॉडल टाउन ड्रॉप करके रात गए घर लौटे। असफी मर्दों के साथ ही खाना खा चुका था, जबकि उन्होंने सिर्फ पकाया ही पकाया था। इस वक्त मारे भूख के पेट में चूहे दौड़ रहे थे, सर अलग चकरा रहा था। सब मेहमान खा पीकर बड़े कमरे में जमा थे। आइसक्रीम और चाय का दौर चल रहा था। सब ने खाना ढंग से खा लिया? उन्होंने थके थके लहजे में हिफ्सा से पूछा, जो किचन समेट रही थी। जी, खा लिया। तौबा अम्मी, आपके मेके वाले कितना खाते हैं। सब चट कर गए। ऐसा लगता था जिंदगी में पहली और आखिरी दावत खा रहे हैं। बकवास मत करो और खाना दो, अब तो सर में दर्द शुरू हो गया है। वो वहीं टेबल पर बैठ गई। अरे, आपने खाना नहीं खाया था? वो चौंक कर मुड़ी। मेहमानों को खिलाती या खुद खाने बैठ जाती? उन्होंने चिढ़कर कहा। अब तो सब खत्म हो गया। जो थोड़ा बहुत बचा मैंने रजिया को दे दिया। सारा दिन काम करवाती रही, कह रही थी घर में बच्चे भूखे हैं। हैं? सबका सब? मछली, चावल, गोश्त। वो फ्रिज की तरफ लपकी। शुक्र करें पूरा हो गया, बेइज्जती नहीं हुई। फ्रिज में अंडे पड़े हैं, वो बना देती हूँ। हिफ्सा न जाने किसके लिए चाय लेकर बाहर निकल गई। ऊंधे सीधे पड़े खाली पतीले, भाएं भाएं करता फ्रिज, चिचोड़ी हुई हड्डियाँ, मछली के कांटे, रोटी के टुकड़े। कमबख्त कमीने, सब के सब खुदगर्ज। माँ पका पका कर फावी हो गई। उन्हें इतना ख्याल न आया कि मेरे लिए खाना भी रखना है। सब ठोंस ठांस गए। उनकी आंखों में पानी भर आया। हाय वो करारी मछली, खुशबूदार बिरयानी। कमीनों ने एक कबाब भी न छोड़ा। हाट पाट में 1-1.5 रोटी पड़ी थी। हक हाँ, अचार के साथ ही खा लूं। पतीलों में पानी डाल दिया था, वरना लगा लगा कर ही खा लेती। तभी आंसुओं की धुंध के पार कार्निस पर पड़ी चांदी की कटोरी दिखाई दी। उन्होंने लपक कर उठाई। सालन मौजूद था। धनिए और गरम मसाले की खुशबू से पेट में दौड़ते चूहे धमाले डालने लगे। उन्होंने कटोरी सामने की और मज़े से शोरबे में रोटी डुबो डुबो कर। डियर व्यूवर्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।